नमस्कार दोस्तों, 14 जून 2022 की डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करने वाला हूँ। ग्लोबल फूड प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में आर्टिकल है। पास्ट में कब एक सप्लाई शॉक की वजह से या फिर कह लीजिए इंटरनेशनल इवेंट की वजह से या फिर कह लीजिए पैंडेमिक की वजह से ये जो ग्लोबल फूड प्राइसेस है वो बढ़े हैं। अभी जो बढ़ रहे हैं वो किस वजह से बढ़ रहे हैं, इसके ट्रेंड्स को यहाँ पे एनालाइज किया रमेश चंद साहब ने। इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक के बारे में यहाँ पे बात की गई और इस इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक के समय पे दवाइयों का एलोकेशन एक कंट्री को किस हिसाब से होगा और एक कंट्री में दवाइयों की अवेलेबिलिटी किस हिसाब से होती है और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे दवाइयाँ एक नेशन को अवेलेबल नहीं कराई जाती, जबकि उस नेशन के अंदर बहुत सारे नेशंस हो सकते हैं जहाँ पे उन दवाइयों की हो सकता है ज़रूरत हो। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। फिर भाई किस प्रकार से बीजेपी उत्तराखंड में अपना प्रोसेस चला रही है, कैसे कांग्रेस इस समय पे पीछे छूट रही है उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में, इसके बारे में कुछ एक आर्टिकल इसको देखेंगे। राज्यसभा के अंदर किस प्रकार से इस समय पे एलोकेशंस हुए, नॉमिनेशंस हुए एमएलए एमपीज के, इसके बारे में बात करेंगे। और यूएस और चाइना अपनी राइवलरी को इंटेंसीफाई कर रहे हैं और चूंकि यूएस चाइना आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते नजर आ रहे हैं तो पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट आ रहा है। इसको एलएसी की क्राइसिस के साथ रिलेट करेंगे। रिसेंटली सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग हुआ, वहाँ पे कुछ कमेंटबाजी की गई है, उसको देखेंगे। एक राइट टू रिपेयर करके आर्टिकल है, इसको वर्षिका और महक बाजपेयी जी ने लिखा है। ये राइट टू रिपेयर वाला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से। इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा। तो इतने आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करने वाले दोस्तों। शुरुआत करते हैं टैकलिंग द क्राइसिस ऑफ रेजिंग ग्लोबल फूड प्राइसेस। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए दोस्तों, इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है, यूट्यूब और लोगों को वीडियो रिकमेंड करता है। साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। हो सके दोस्तों तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के और ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। चलिए ग्लोबल फूड प्राइसेस की बात की जाए तो भाई देखिए, फूड के दामों में ईयर टू ईयर वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलती है, पीरियोडिक शार्प स्पाइक्स भी देखने को मिलते हैं। मतलब ईयर टू ईयर वॉलेटिलिटी मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल के दाम थोड़े कम हो गए, थोड़े ज़्यादा हो गए, कुछ भी हो सकता है। पीरियोडिक शार्प स्पाइक्स मतलब एकदम से चीज़ों का एकदम बढ़ जाना, एकदम से दाम बहुत ज़्यादा एकदम एक्यूट तरीके से बढ़ना। तो जब भी इस प्रकार से चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, घटते हैं, ट्रेड और डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के थ्रू उनको ट्रैकल किया जाता है। और ये जो प्राइस शॉक्स हैं ये ग्लोबल और नेशनल दोनों लेवल्स पे देखने को मिलते हैं। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा कि श्रीलंका के अंदर चीज़ों के दाम एकदम से बढ़े। बहुत हद तक आप कह सकते हो कि उनके यहाँ पे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ का मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। हालांकि देखा जाए तो उस समय पर पूरी दुनिया में भी दाम बढ़ रहे हैं। तो भाई ये जो फूड क्राइसिस है, फूड प्राइस की जो क्राइसिस है, बहुत चीज़ों की वजह से हो सकती है। फूड शॉर्टेजेस की वजह से हो सकती है, ट्रेड डिसरप्शंस की वजह से हो सकती है, अ राइज इन स्प्रेड इन हंगर एंड पॉवर्टी लेवल्स की वजह से हो सकती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिरने की वजह से हो सकती है। जैसे श्रीलंका में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिर गए, वो खुद इनफ फूड पैदा करते नहीं थे तो बाहर से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। फिर एक नेशन के पास कितने रिसोर्सेज हैं अपने देश की आबादी को खाना खिलाने के लिए, उस पर खर्च करने के लिए, इस बात पे डिपेंड करती है। सोशल अनरेस्ट पे डिपेंड करती है। तो बहुत से आपको कारण दिख जाएंगे यहाँ पे फूड प्राइसेस के बढ़ने और घटने के। ओके। और इनके इंटेंस रेमिफिकेशन होते हैं प्लेस टू प्लेस। अब इसी कंटेक्स्ट में देखा जाए तो पास्ट में कब एक एक्यूट फूड शॉर्टेज हमें ग्लोबल लेवल पे देखने को मिली, इसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए कुछ फूड प्राइसेस से रिलेटेड डाटा कंपाइल किया गया है, किसके द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी समय समय पर डाटा इकट्ठा करता है। और इसके हिसाब से देखा जाए तो पूरी दुनिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का जो ऑनसेट हुआ था वो 1960s में हुआ था। इंडिया में भी 1960s में हुआ था। इस ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फूड प्राइस क्राइसिस कुछ समय के लिए सॉर्ट आउट हो गई थी। फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ गई थी, दाम थोड़े स्टेबलाइज हो गए थे। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद से अगर देखा जाए तो अब तक 3 बार मेजर फूड क्राइसिस आ चुकी है। एक बार आई थी 1973 से लेके 1976 के टाइम पीरियड में, जब एक्चुअली में इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हुए देखें तो दाम दुगने हो गए थे फूड के, और इन्फ्लेशन को हटा के देखें और जो रियल टर्म्स में इन्फ्लेशन को हटा के देखा जाए तो दाम बढ़े थे लगभग 1/3 से 33% से। तो 1973-76 के टाइम पीरियड से पहले 4 साल की जो एवरेज फूड प्राइसेस थे उसके कंपैरिजन में रियल टर्म्स में फूड प्राइसेस 33% बढ़े थे और एक्चुअली में डबल हो गए थे। ठीक है भाई। उसके बाद अगर आप अगले 2 डेकेड्स तक की बात करो, 20 साल की बात करो, तो जो फूड प्राइसेस थे रियल टर्म्स में वो थोड़े घटते दिखे। मतलब पहली क्राइसिस आई 1973 से लेके 1976 में। 2002 तक तो फूड के दाम बहुत कम हो चुके थे। उस समय भी इंडिया में फूड क्राइसिस थी। हमारे जो इंडिया के फार्मर्स थे वो सुसाइड कर रहे थे, क्योंकि
इंडिया में जो फूड के दाम थे वो इंटरनेशनल लेवल से ज़्यादा थे। दुनिया भर की कंट्रीज इंडिया को एक्सपोर्ट करना चाहती थी अपना फूड ग्रेन, बट इंडिया इंपोर्ट कर नहीं रहा था, तो WTO में वो मैटर काफ़ी उठा था। उसके बाद जो सेकेंड फूड प्राइसेस आई वो आप कह सकते हो आई है 2007 से लेकर 2012 के टाइम पीरियड में। 2007 से 2012 के टाइम पीरियड में फिर से एक फूड क्राइसिस आई है पूरी दुनिया के अंदर। तो दूसरी फूड क्राइसिस 2007 टू 2012, मतलब आप कह सकते हो 1973 से 76 पहली, फिर लगभग 20 साल का गैप, और फिर अगली 2007 से 2012। और 2007 से लेकर 2012 के बाद जो फूड क्राइसिस आई है वो आई है एंड ऑफ 2020। जब साल में पैंडेमिक शुरू हुआ उस साल के एंड में ये फूड क्राइसिस शुरू हुई, और अब तक आप कह सकते हो कहीं ना कहीं चल रही है। अभी तक दुनिया भर में जो फूड वगैरह के दाम हैं वो बहुत ज़्यादा है। अब एक चीज़ देखने को मिल रही है, पहली फूड क्राइसिस आपकी 1973 से 76, दूसरी 2007 से 2012, और तीसरी एंड 2020। तो 76 से लेकर 2007 के बीच में आप कह लीजिए 30 साल का गैप है। आई एम सॉरी, मैंने 20 साल बोला, 30 साल का गैप है, मतलब एक बड़ा गैप है। पहली फूड क्राइसिस और दूसरी फूड क्राइसिस के बीच में बड़ा गैप है, लेकिन दूसरी फूड क्राइसिस और तीसरी फूड क्राइसिस के बीच में तो बड़ा गैप नहीं है। दूसरी फूड क्राइसिस आप कह सकते हो लगभग 2012 में खत्म हुई, तीसरी शुरू हो गई 2020 में, सिर्फ 8 साल का गैप है। तो जो फूड क्राइसिस के बीच में गैप आ रहा है वो एक तो एक कम हो रहा है। दूसरा सबसे खास बात ये कि तीनों बार ये जो फूड क्राइसिस आई है ये नॉन एग्रीकल्चरल रीजन की वजह से आई है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जैसे 2020 में पैंडेमिक था, 2007-12 के समय पे जो ग्रेट डिप्रेशन था यूएस का वो आया था, और भी पॉजिटिव वजहें थी। तो इंटरनेशनली देखा गया है कि ये जो फूड प्राइसेस हैं वो एक ऐसी वजह से आई हैं जो एग्रीकल्चर से डील नहीं होती। जैसे इस बार का देखा जाए तो कोविड-19 तो वजह है ही, फिर रशिया यूक्रेन का वॉर छुड़ गया तो रशियन और यूक्रेनियन वीट एक्सपोर्ट मार्केट में नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे दाम बढ़ रहे हैं। इस बार की फूड क्राइसिस की देखा जाए तो शुरुआत इसकी हुई वेजिटेबल्स ऑयल से, पहले वेजिटेबल ऑयल के दाम बढ़े, फिर सीरियल्स तक ये पैटर्न पहुंचा। अभी के लिए अगर आप देखो तो दुनिया भर में 38% वेजिटेबल ऑयल ट्रेड किया जाता है, मतलब जिस देश में वो पैदावार हुआ है उससे कहीं और जाके वो बिक रहा है। ओके, वीट के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 25% दुनिया का पैदा किया हुआ वीट का ट्रेड होता है। मेज का देखा जाए तो दुनिया भर में जितना भी वेस्ट पैदा हुआ है 16% उसका ट्रेड होता है। और इन्हीं पर्टिकुलर कमोडिटीज़ में आपको देखने को मिलेगा, जैसे वेजिटेबल ऑयल हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, कि जो दाम है वो सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। दाम का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो कमोडिटी सबसे ज़्यादा ट्रेड होगी उस कमोडिटी में फ्लक्चुएशन बहुत होगा, ग्लोबल ट्रेड डिप्रेशन होगा। एक और वजह यहाँ पे बताई जा रही है इस बार की स्पाइक की, वो ये है कि जो ज़मीन फूड को उगाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी वो अब फ्यूल को उगाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। देखिए बात यह है कि सिर्फ फूड प्रोडक्ट को आप फूड की तरह इस्तेमाल करो ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसको आप किसी अल्टरनेट एनर्जी पर्पसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे वेजिटेबल ऑयल है। अब वेजिटेबल ऑयल को खाना बनाने के लिए आप इस्तेमाल करो ज़रूरी नहीं है, वेजिटेबल ऑयल को एज अ बायोडीजल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ना। बायोडीजल में वेजिटेबल ऑयल 2003 में 1% इस्तेमाल किया जाता था, 2011 में 11% इस्तेमाल किया जाने लगा, 2021 में 15% इस्तेमाल किया जाने लगा। मतलब बायोडीजल का प्रोपोर्शन इन फूड साल दर साल परसेंटेज टर्म्स में बढ़ता जा रहा है। तो अब आज की डेट में क्या हो रहा है कि भाई क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, हम बाहर से क्रूड ऑयल को इंडिया के अंदर इंपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो भैया डीजल में जो आप कह लो और पेट्रोल में जो इथेनॉल की मिक्सिंग होगी, तो उस इथेनॉल को बनाने के लिए शुगर को डाइवर्ट किया जा रहा है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि शुगर एक्सपोर्ट के ऊपर इंडिया ने कुछ कर्ब लगा दिए हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो शुगर है उससे इथेनॉल बनाओ और इथेनॉल को मिला दो पेट्रोल से, तो उससे क्या होगा कि एक तो पेट्रोल से पॉल्यूशन कम होगा, दूसरा पेट्रोल के लिए हमको क्रूड ऑयल बाहर से कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम इंडिया के बाहर शुगर एक्सपोर्ट करें, उससे बेटर यह है कि शुगर का इस्तेमाल हम इथेनॉल बनाने के लिए कर लें, उस इथेनॉल को पेट्रोल से मिला दें। तो इससे क्या होगा, हमारा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम हो जाएगा और ओवरऑल जो पॉल्यूशन लेवल्स हैं वो भी थोड़े कम हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है कि भाई फूड प्रोडक्ट को आप ओवरऑल एनर्जी पर्पसेस के लिए डाइवर्ट करिए। अब आप जब फूड प्रोडक्ट को एनर्जी पर्पसेस के लिए डाइवर्ट करेंगे तो फूड प्रोडक्ट्स की मार्केट में अवेलेबिलिटी कम होगी, तो उनके दाम बढ़ेंगे, एक चीज़। दूसरा, फिर पर्टिकुलरली एनर्जी पर्पसेस के लिए जो फूड प्रोडक्ट है उसको उगाया जाएगा, तो जो ज़मीन है वो ज़मीन फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए नहीं होगी, फूड प्रोडक्ट के लिए नहीं होगी, वो फिर एनर्जी प्रोडक्ट्स के लिए होगी। समझ गए बात को? तो यही हो रहा है कि भाई आगे आने वाले समय में एक बड़ा साइजेबल चंक फूड प्रोडक्ट्स का एनर्जी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसके वजह से भी फूड में थोड़े बहुत इन्फ्लेशन आएगा। दूसरा, फर्टिलाइज़र के दाम बढ़ गए। अब चाहे आप क्या नाम से फूड के लिए
क्रॉप उगा रहे हो चाहे आप एनर्जी के लिए उगा रहे हो, फर्टिलाइजर्स तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूरिया इस्तेमाल करना पड़ेगा, डाइमोनियम फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटैश, इस तरीके के फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। फर्टिलाइजर के दाम 150% बढ़े हैं अप्रैल 2021 से अप्रैल 2022 के बीच में। 50 किलो का यूरिया का बैग 15 महीने पहले 1000 रुपये से कम का आता था, अब 3000 रुपये से ज़्यादा का आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर सब्सिडी का बिल है वो बढ़ेगा, अगर सरकार अपने ऊपर खर्चा लेती है फर्टिलाइजर का, और जो कि सरकार अभी के लिए ले रही है। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंडिया के अंदर लगभग 13% है ग्रॉस वैल्यू एडेड का। ओके, अब भारत की सरकार प्रोएक्टिवली एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, फार्मर तो खैर प्रोड्यूसर में ही आ गए, इन सबके इंटरेस्ट को भारत सरकार को देखना है। तो हम भारत सरकार कैसे काम करती है कि भाई जब इंटरनेशनली दाम बहुत ज़्यादा कम होते हैं तो भारत सरकार इस बात को इंश्योर करती है कि बाहर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडिया के अंदर ना आने लगे, क्योंकि फिर डोमेस्टिक प्रोड्यूस नहीं बिकेगा। जब इंटरनेशनली दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब भारत सरकार एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, बट इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं करती कि इंडिया के अंदर ही क्रॉप वगैरह के और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के दाम कम बढ़ जाएं। अभी रिसेंटली जो वीट एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया गया है, सब लोग भारत सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखो तो कंपैरेटिवली पहले के रिस्पेक्ट में हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ ही रहा है। 2015-16 में दुनिया भर में जो भी वीट ट्रेड हो रहा था उसका 0.1% इंडिया भेज रहा था। 2020-21 में नंबर 1% है। 2021-22 में और 22-23 में ऑब्वियसली बात है वीट का एक्सपोर्ट बढ़ने ही वाला है इसके रिस्पेक्ट में। लेकिन अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि 50 मिलियन टन जो इंटरनेशनल मार्केट में कम पड़ा है वो हम ही पूरा का पूरा एक्सपोर्ट कर दें। देखिए, रशिया और यूक्रेन के वॉर के चलते वीट की अवेलेबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब पूरा का पूरा वीट शॉर्टफॉल अगर हम पूरा कर देंगे तो इंडिया के अंदर वीट की कमी पड़ सकती है, और कोई भी रिस्पॉन्सिबल कंट्री ऐसा नहीं करेगी। स्ट्रैटेजिक लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि हमें हमारे देश के लिए बफर स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। अगर वो बफर स्टॉक हमारे पास कम पड़ता है तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वीट बैन को यहाँ पे जस्टिफाई बताया जाता है। देखिए, सही बात भी है। अब वैसे तो हम दुनिया भर का केवल 1% ही वीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर एकदम से दुनिया भर में इस वॉर के चलते वीट की कमी पड़ी तो हम एक्सप्लोर कर रहे थे अपॉर्चुनिटी। अब दुनिया सोच रही कि नहीं भाई हम ही सारा वीट का शॉर्टफॉल पूरा कर देंगे। तो जब हम अपना वीट बेचना चाह रहे थे तब तो दुनिया हमारे वीट में कमियां निकाल रही थी, WTO हमारे ऊपर कर्ब्स लगा रहा था। अब जब तुम्हारे पास कमी पड़ रही है तो तुम हमारे ऊपर मॉरल प्रेशर डाल रहे हो कि हम ही सारा वीट बेचेंगे, तो ये कोई तरीका नहीं है। इंडिया स्ट्रेटेजिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करेगा और अपनी ज़रूरत के हिसाब से वीट को यहाँ पे एक्सपोर्ट करेगा। ग्लोबल इम्पैक्ट की बात की जाए तो देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी के फ़ायदे वगैरह तो आपको पता ही है। ओवरऑल ग्रीन रेवोल्यूशन में हमें क्या फ़ायदा हुआ ये हमें पता है, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अभी भी एग्रीकल्चरल रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत हद तक इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज़ है उसने फूड की क्वालिटी को गिरा दिया, भले क्वांटिटी बढ़ा दी है, क्वालिटी गिर गई है। बहुत सारे नए नए पेस्ट अटैक करते हैं एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स को। तो नए चैलेंजेस जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रहे हैं इनको रिजॉल्व करने की जरूरत है। और इनको रिजॉल्व करने के लिए क्या जरूरत है, तो आप एक ग्लोबल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम स्टैब्लिश करिए, किसके अंदर, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर, जिससे आगे आने वाले समय में इंटरनेशनली ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो भी चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं हम उनको रिजॉल्व कर सकें। ठीक है भाई, बायोफ्यूल प्रोटोकॉल्स को यहाँ पे लगाने की जरूरत है। नो डाउट आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बायोफ्यूल की तरह इस्तेमाल करो, लेकिन ये सब सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए। एकदम से ऐसा ना हो कि हमारे पास किसी फूड प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई तो हमने उसको एक फ्यूल प्रोडक्ट के लिए डाइवर्ट कर दिया और बाद में हमारे पास फूड भी कम है और फ्यूल भी कम है। तो ये सब बातें यहाँ पे रमेश चंद साहब ने बताई। आगे बात करते हैं इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक एंड नेशंस विद इन अ नेशन। देखिए, सबसे खास बात यहाँ पे क्या बताई जा रही कि एक दुनिया में इक्वलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब इनइक्विटी आ जाती है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। और एक कंटेक्स्ट में, वैक्सीन्स के कंटेक्स्ट में इनइक्विटी ने रिसेंटली बहुत परेशान किया। जब भी कोई पैंडेमिक फैलता है, कोई महामारी फैलती है, उस समय पे एकदम से लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे कि रिसेंटली आपने देखा होगा कोरोना पैंडेमिक के समय पे कोरोना की वैक्सीन्स और भी छोटी मोटी वैक्सीन्स के लिए आप कह लो एकदम से डिमांड बढ़ी, जो कि मार्केट में थी नहीं। तो बड़ी फर्जी टाइप की वैक्सीन्स बिकने लगी, महंगी महंगी, ओके, दवाइयाँ वगैरह बिकने लगी, झूठ फरेब ये सब मार्केट में शुरू हो गया। तो खास बात यह कि जब लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है तो उसको सप्लाई भी आपको करना है। अब उस समय पे जब सप्लाई उतनी है नहीं तब इनइक्विटी आ जाती है एक्सेस में। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है H1N1 पैंडेमिक का। 2009-10 में जब H1N1 पैंडेमिक फैला उस समय पे एकदम से लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी, सडन तरीके से बढ़ी।
ओके, अब इस डिमांड के बढ़ने के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कैसा है? रिस्पॉन्स दो अलग अलग जगहों पे अलग अलग आया। डेवलप्ड कंट्रीज में एक अलग रिस्पॉन्स आया और डेवलपिंग कंट्रीज में एक अलग रिस्पॉन्स आया। इन दोनों ही अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी वैक्सीन्स की बात आती है, वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है जिसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी शोध मतलब रिसर्च लगती है और काफ़ी पैसा लगता है। ओके, जब भी किसी वैक्सीन को बनाना है तो हाई फिक्स्ड कॉस्ट रिसर्च और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चाहिए, उसके बाद वैक्सीन की टेस्टिंग वगैरह लंबा प्रोसेस होता है, तो एक लंबे समय तक पैसा खर्च करना पड़ता है यहाँ पे कंपनियों को। अब जब ये प्रोफाइलैक्टिक प्रोडक्ट्स बनाने हैं, इनके ऊपर रिसर्च चली। प्रोफाइलैक्टिक प्रोडक्ट्स मतलब एक ऐसी चीज़ जिसका बेनिफिट फ्यूचर में हो। तो दवाइयाँ एक ऐसी चीज़ है, कोई बीमारी आगे आने वाले समय में फैल सकती है, बड़ी हो सकती है, उसके लिए अगर आप वैक्सीन बना रहे हो तो उस दवाई को आप प्रोफाइलैक्टिक प्रोडक्ट बोलोगे। लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने में अभी आपकी जेब से पैसे खत्म होंगे, आगे आने वाले समय में वो मदद करेगा। अब ये जेब से पैसे खत्म करने में जो डेवलप्ड कंट्री के लोग हैं वो ज़्यादा रेडी हैं, डेवलपिंग कंट्री के लोग उतने रेडी नहीं हैं। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में देखो तो डेवलप्ड कंट्रीज में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो प्रोफाइलैक्टिक प्रोडक्ट्स में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करती हैं। इसलिए डेवलप्ड कंट्री में अगर कोई बीमारी फैल रही है तो वहाँ पे उसकी दवाई जल्दी बन जाएगी। इंडिया जैसी कंट्रीज, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में दवाई थोड़ी देर में बनेगी, क्योंकि हमारा इमीडिएट उसके ऊपर ध्यान नहीं है। लोगों के पास पैसा कम है, तो पैसा कम है तो इन चीज़ों पे जो अर्जेंटली, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हो अर्जेंटली, तो आप बोलोगे आपको दवाई मिल जाए, आप पैसे खर्च करने को तैयार हो जाओ, अगर आपके पास है ऑब्वियसली। तो जिसके पास नहीं है वो क्या ही खत्म करेगा। बट मान लो आप बीमारी से ग्रस्त नहीं हुए हो, तो फ्यूचर में बीमारी आ सकती है, इसके लिए आप अपने जेब से पैसे निकालो, इसके चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं नहीं। एक एवरेज इंडियन 50-60 हज़ार रुपये कमाता होगा। 50-60 भी मैंने ज़्यादा ही बोल दी हैं, शहरों का मतलब इंडियन सिटीज़ की अगर आप एवरेज मानो। और वही एक एवरेज अमेरिकन कम से कम 3 से 4 लाख रुपए कमाता होगा। वो अलग बात है कि वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा है, बट मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो स्पेंडिंग पावर है बाहर के डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोगों की वो ज़्यादा है। अब चूंकि उनकी स्पेंडिंग पावर ज़्यादा है तो प्रोफाइलैक्टिक प्रोडक्ट्स पे, जो कि आगे आने वाले समय में मदद दे सकते हैं, उस पर वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे, इंडियंस कम स्पेंड करेंगे। इसलिए जब भी पेंडेमिक जैसी बीमारियां फैलती, जब भी एकदम सडन आउटब्रेक आता है, तो इन एमएनसीज के पास, जो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इनके पास दो चॉइसेस होती हैं। एक चॉइस तो इनकी ये है कि या तो वो डेवलप्ड मार्केट को टारगेट करें, दूसरा ये है कि वो डेवलपिंग मार्केट को टारगेट करें। ज़्यादातर केसेस में ये फर्म्स डेवलप्ड मार्केट को टारगेट करती हैं, क्योंकि एक तो पॉलिटिकल कंपल्शन होता है। इन्होंने अपनी दवाई को बनाने में जो शोध वगैरह की, उसके लिए पैसा डेवलप्ड कंट्रीज के मार्केट से इकट्ठा किया, डेवलपिंग से नहीं किया। दूसरा, अगर ये डेवलपिंग कंट्री में अपना प्रोडक्ट बेचने भी पहुंचेंगे तो डेवलप्ड कंट्री के लोग जिस दाम पे इनका प्रोडक्ट खरीदेंगे, डेवलपिंग कंट्री के लोग उस दाम पे इनका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। ठीक है ना। डेवलपिंग कंट्रीज में दूर दराज गांव के इलाके में लोग महंगी दवाइयाँ नहीं खरीद सकते, समझ गए भाई। और जो बड़ी बड़ी बीमारियों की दवाइयाँ होती हैं वो तो एक एक दवाई कहो आपकी $20 की है, $50 की है, एक टैबलेट $100 की है, ये भी हो सकता है। कैंसर जैसी बीमारी की टैबलेट बहुत महंगी आती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी। कैंसर, डायबिटीज़, इन सब की जो दवाइयाँ हैं यूएस मार्केट में बड़ी महंगी बिकती हैं। तो ये जो एमएनईज हैं, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज हैं, इनके सामने बहुत सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाती है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसी है? मतलब अगर आप डेवलपिंग कंट्री में आके अपनी दवाइयाँ बेच रहे हो तो नो डाउट आप थोड़ा बहुत घाटे में रहोगे, जो कि डेवलपिंग कंट्री वाले एक तो आपको उतना पैसा नहीं दे पाएंगे, प्लस आपकी सोर्स कंट्री जहाँ पे आपने दवाई को बनाने के लिए पैसा इकट्ठा किया वहाँ पे आपके प्रति नाराज़गी होगी। प्लस डेवलपिंग कंट्रीज़ में जेनरिक वर्जन्स बन सकते हैं आपके ड्रग के, तो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान होगा। तो ऐसी बहुत सी वजह यहाँ पे होती हैं जिसके चलते जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के मार्केट में आके अपनी दवाइयाँ नहीं बेचना चाहती, वो डेवलप्ड कंट्री के मार्केट में ही अपनी दवाइयाँ को बेचना चाहती हैं। ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन मार्केट में, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के दवाइयों के मार्केट में देखा गया। फिर पॉलिसी मेकर्स की बात की जाए तो पॉलिसी मेकर्स भी अब आप देखो, रिसेंटली ही इंडिया साउथ अफ्रीका ने, पिछले साल, रिसेंटली तो नहीं बोलना चाहिए, इंडिया साउथ अफ्रीका ने बोला कि भाई कोविड से रिलेटेड जो भी दवाइयाँ हैं उसको पेटेंट फ्री कर दो, उनको ट्रिप्स का वेवर दे दो, ताकि हम उसका जेनरिक वर्जन बना सके, उसको दुनिया भर में फैला सके, ताकि अफ्रीका और जहाँ जहाँ पे भी गरीब देश है जो कोविड की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही, उनको मिल पाए। क्या ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के पॉलिटिशियंस है, यूरोप के, यूएस के, इंग्लैंड के, इन्होंने अपनी हामी भरी इस प्रकार के वेवर को? ऑब्वियस सी बात है, नहीं भरी। इनफैक्ट अगर आप देखो तो जब भी कोई पेंडेमिक आउटब्रेक होता है तो डोमेस्टिक कंपनीज ही आती हैं। इंडिया के अंदर अगर आप देखो तो इंडिया के अर्बन इलाकों में और सबर्बन इलाकों में, रूरल इलाकों में भी ज़्यादा जो पेनिट्रेशन है वो आपको डोमेस्टिक कंपनीज का मिलेगा, क्योंकि ये डोमेस्टिक कंपनीज इस बात को जानती हैं कि भाई इंडिया के लोग किस दाम पे वैक्सीन को खरीदेंगे,
वैक्सीन्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, किस स्पीड से वो वैक्सीन्स बना सकती हैं। बेसिकली आप कह सकते हो कि डोमेस्टिक फर्म्स के जो मैनेजर हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ग्राउंड लेवल पे किस प्रकार से दवाइयाँ अवेलेबल करवानी है। ऑब्वियस ही बात है, डोमेस्टिक कंपनी वाले भी ये सब देख के डिसीजन लेते हैं कि हाँ भाई कितने पैसों में दवाइयाँ बेच पाऊंगा, हमारा कितना फ़ायदा होगा, ये सब कुछ मैटर करता है। बट कहीं ना कहीं एक डोमेस्टिक फर्म एक इंटरनेशनल फर्म से ज़्यादा डोमेस्टिक मार्केट को कैटर कर सकती है। तो पैंडेमिक के समय पे इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फर्म्स आपको डेवलपिंग मार्केट्स में नज़र नहीं आएंगी। डेवलपिंग मार्केट में अगर कोई फर्म नज़र आएगी तो वो डोमेस्टिक फर्म ही होगी। फिर भाई ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। WHO, गावी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स, गेट फाउंडेशन, इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में इन्वॉल्व हो रहे हैं और गरीब कंट्रीज़ की जाके मदद करते हैं जब भी वहाँ पे पैंडेमिक महामारी या फिर फूड से रिलेटेड कोई शॉर्टेज या प्रॉब्लम होती है। तो अब ऐसे केसेस में एक कट ऑफ फिक्स किया जाता है। किसी एक कंट्री को वैक्सीन देनी है, फ्री में देनी है, नहीं देनी है, मदद देनी है, नहीं देनी है, इसके लिए एक प्रॉपर कट ऑफ सेटअप किया जाता है और उस कट ऑफ के आधार पर अगर उस कंट्री की हालत बहुत ख़राब है तो उसको मदद दी जाती है। लेकिन कट ऑफ कंट्री वाइज होता है और ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि एक बड़ी कंट्री के अंदर छोटे छोटे सब पॉकेट्स हो सकते हैं जिनको मदद की जरूरत है। जैसे इंडिया की ही बात करो, अब इंडिया भले ही बहुत बड़ी कंट्री है, ओवरऑल आपको इकोनॉमिक क्रेडेंशियल्स इंडिया के बहुत अच्छे नजर आए, बट सब नेशनल लेवल पे इंडिया में ऐसे बहुत से पॉकेट्स आपको मिल जाएंगे जहां पे सच में इन अलायंस के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, जहां पे गावी के थ्रू इंडियंस को वैक्सीन की जरूरत है। वैक्सीनेशन के समय पे इंडिया में क्या लगा कि यार इंडिया तो खूब वैक्सीन बना रहा है, इनको गावी के थ्रू वैक्सीन की जरूरत नहीं, बट हमारे देश में कुछ ऐसे पॉकेट्स थे जहां पे हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मदद की जरूरत थी। तो पूरे एक नोशन को एक तराजू पर तौलना सही नहीं है। एक नेशन के अंदर बहुत सारे सब नेशंस हो सकते हैं, तो जो अंडर डेवलप्ड पार्ट है उस पर्टिकुलर नेशन का, उसको मदद की जरूरत है, वो अवेलेबल कराया जाना चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। ये सब बातें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई गई हैं भाई। फिर चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। भाई उत्तराखंड की पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये आर्टिकल है। भाई उत्तराखंड की पॉलिटिक्स के अंदर जो बीजेपी पार्टी है और जो कांग्रेस पार्टी है वो आपस में अक्सर कर झगड़ते नजर आते हैं। अभी के लिए तो उत्तराखंड में बीजेपी काफ़ी हद तक डोमिनेंट नजर आ रही है। असेंबली इलेक्शन तो बीजेपी ने जीते ही हैं, प्लस अभी चंपावत असेंबली बाईपोल हुए, वहाँ पे 94% वोट बीजेपी जीत गई, 94% वोट, ठीक है ना। और आप कह सकते हो कि जो आपकी तरफ से रिटायर्ड कर्नल अजय कोठीवाल थे, बेसिकली आपने अजय कोठीवाल को नॉमिनेट किया था कि कल की डेट में आपकी सरकार बनती उत्तराखंड में तो ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन अजय कोठीवाल साहब ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। अभी के लिए उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर धामी। पुष्कर सिंह धामी साहब खतमी कुमाऊं से हार गए थे, लेकिन इनके लिए एमएलए कैलाश गौतोरी ने अपनी सीट छोड़ी और अब फिर से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पुष्कर सिंह धामी साहब पहुंच चुके हैं। अब बाईपोल में पुष्कर सिंह धामी साहब की जो विन है काफ़ी इंपॉर्टेंट बताई जा रही है। पुष्कर सिंह धामी साहब को जिताने में जो बाकी बीजेपी के लीडर्स हैं काफ़ी मदद की उन्होंने, चाहे फिर वो अमित शाह हों, आपके योगी आदित्यनाथ हों, सबने कहीं ना कहीं एक टीम की तरह यहाँ काम किया। और जो बीजेपी पार्टी का जो आपका लो मैनिफेस्टो था, इलेक्शन मैनिफेस्टो जिसका नाम था दृष्टि पत्र, इसमें जो कुछ भी लिखा था उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे पुष्कर सिंह धामी साहब। तो इसमें यह बताया गया कि भाई 3 फ्री गैस सिलेंडर्स देंगे अंत्योदय राशन कार्ड होल्डर्स के लिए, करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस है यहाँ पे, एंटी कन्वर्जन लॉ भी ये लोग यहाँ पे लेके आए हैं। फिर चीफ मिनिस्टर ने एक 5 मेंबर की कमेटी बनाई है जिससे यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाएगा स्टेट में इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी एक अलग लड़ाई लड़ रहा है। खैर वो तो होता ही रहता है भाई, कोई भी नियम कानून लाया जाएगा तो एक तबका बोलेगा कि नहीं भाई ये सही है, दूसरा तबका बोलेगा ये गलत है। फिर उत्तराखंड को यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कैपिटल बनाने की बात की जा रही है, बाहर से बहुत सारे लोग उत्तराखंड में आके सेटल ना हो इस बात की कोशिश की जा रही है। फिर भाई उत्तराखंड में रेल, एयर और रोड कनेक्टिविटी को लाने की बात की जा रही है। रिलीजियस सेंटर्स केदारनाथ और बद्रीनाथ की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। एक नए एम्स को बनाने की बात की जा रही है उधम सिंह नगर में, जिससे मेडिकल फैसिलिटीज और अच्छी तरीके से पहुंच सके उत्तराखंड के लोगों के पास। फिर उत्तराखंड में नीति वैली ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट और नेलांग वैली ऑफ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से इनर लाइन परमिट सिस्टम को हटाने की बात की जा रही ताकि यहाँ पे टूरिज्म और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट किया जा सके। एक्स सर्विसमैन और यूथ्स को हिम प्रहरी योजना के अंदर उत्तराखंड में सेटल करने की बात की जा रही है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो उत्तराखंड की सरकार ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही है। और वो पॉकेट्स उत्तराखंड के
जहां पे बीजेपी की सरकार को अच्छे वोट नहीं मिले तो लोग क्यों नाराज हैं बीजेपी की सरकार से, क्या प्रॉब्लम है, इसको पता करके ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। तो बीजेपी आप कह सकते हो कि प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से अपने उत्तराखंड के कैंपेन को टेकअप कर रही, जीतने के बाद भी जो पर्टेनिंग इश्यूज इनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है। ये जो ओवरऑल इंथुजियाज्म है, ऑथर का बोलना है कि भाई कांग्रेस की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस इस बार बहुत कम सीटें जीती, केवल 19 सीटें जीती उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में। 29 ऑब्जर्वर्स इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वर्कशॉप्स के लिए अपॉइंट किए हैं। बेसिकली जिस लेवल पे उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में बीजेपी लोगों को इंपॉर्टेंस दे रही, उस लेवल पे कांग्रेस इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रही। कांग्रेस को और कुछ बहुत करने की जरूरत है अगर उनको बीजेपी को काउंटर करना है उत्तराखंड के अंदर, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर राज्यसभा के इलेक्शंस की बात की जाए, 57 राज्यसभा की सीटें अभी भरी गई हैं लगभग 10 जून को। ओके, लगभग 41 सीटें तो 11 स्टेट से आई हैं अनअपोज्ड, मतलब इन पर्टिकुलर सीट पे एक ही कैंडिडेट खड़ा हुआ था और वही जीता। तो मतलब कि 57 में से 41 सीटों पे तो एक ही कैंडिडेट खड़ा था, वो राज्यसभा एमपी बन गया। बाकी 16 सीटों पे 4 स्टेटों में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान कहीं ना कहीं करप्शन के इल्जाम सुनने में आ रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग, मिस यूज ऑफ पावर, और केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है भाई, देखिए राज्यसभा के नॉमिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राज्यसभा में जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी होगी वो आराम से बिल वगैरह पास करा लेगी। बीजेपी को अगर कहीं प्रॉब्लम होती है बिल पास कराने में इंडिया की सरकार को, तो राज्यसभा में होती है। तो अभी के लिए बीजेपी किस पे इंफेसिस दे रही थी? बैकवर्ड और वीकर क्लासेस सेक्शंस पे। जो 22 मेंबर्स यहाँ पे बीजेपी ने अपनी तरफ से अपॉइंट किए, इसमें 11 तो बैकवर्ड क्लासेस के हैं और नए मेंबर्स हैं आप कह सकते हो। तो जो 22 नए मेंबर्स आए हैं बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में, उसमें से 11 बैकवर्ड और वीकर सेक्शंस के हैं। 3 बीजेपी एमपीज मुस्लिम थे, अभी के लिए कोई भी बीजेपी एमपी मुस्लिम नहीं है। जिनके मुस्लिम एमपीज का टेन्योर खत्म हो गया वो अभी के लिए राज्यसभा में रीनॉमिनेट नहीं हुए। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने जो 10 कैंडिडेट्स अपॉइंट किए उसमें से 8 डोमिनेंट कम्युनिटीज के हैं, मतलब बैकवर्ड और वीकर सेक्शंस को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस नहीं दे रहा है, ऐसा यहाँ पे ऑथर बोल रहा है। ओके, बीजेपी की जो मैन्यूवरिंग कैपेसिटी है वो महाराष्ट्र, हरियाणा में बढ़िया बैठी है, बट राजस्थान में उतना बढ़िया नहीं बैठी है। अभी राजस्थान के अंदर कांग्रेस एक एमएलए की सीट किसके पास चली गई? कांग्रेस के पास चली गई। महाराष्ट्र और हरियाणा में बहुत हद तक एमएलएस को बीजेपी अपनी तरफ खींच पा रही है। कर्नाटका के इलेक्शंस आने वाले हैं अगले साल, उसमें कांग्रेस अकेले दम पे बीजेपी के अगेंस्ट लड़ती नजर आएगी। कांग्रेस किसी भी प्रकार का अपना गठबंधन जनता दल सेक्युलर के साथ नहीं बना रही है। अच्छा, किस बेसिस पे ऑथर ये बोल रहा है कि भाई महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग बड़ी एफिशिएंट तरीके से कर रही है, दूसरे पार्टीज के एमएलएस को खींच पा रही है? तो देखिए, जो महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की, जिसमें शिवसेना भी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस है, ये 3 पार्टीज मिलकर अभी महाराष्ट्र में सरकार बना रखी है। अब इनके पास अगर आप देखो तो 2019 में कितने एमपीज थे? 169 थे। बताइए टोटल महाराष्ट्र की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें हैं? और अब इनके पास कितने? 161। मतलब 169 से 161 हो चुकी है स्ट्रेंथ किसकी इस समय पे? महाराष्ट्र की सरकार की। मतलब 8 एमएलएज इनके कहीं ना कहीं इनसे टूट के अलग हो चुके हैं। एक एमएलए की मृत्यु हुई थी। बहुत हद तक इन एमएलएज को बीजेपी ने अपनी तरफ खींचा है। मतलब महाराष्ट्र के अंदर ये चीज देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं जो अभी की रूलिंग पार्टी की सरकार है उसके अंदर कुछ एमएलएज ऐसे हैं जो कि नाराज हैं रूलिंग कॉलिशन के, और वो अपना ट्रेंड दिखा रहे हैं बीजेपी की तरफ जाने का। तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि जब अगली बार महाराष्ट्र में इलेक्शन हो 2024 में, तो बीजेपी यहाँ पे बाजी मार जाए। दिस इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी हियर। समझ गया आप बात को? तो ओवरऑल किस प्रकार से ऑल इंडिया, चाहे राज्यसभा हो, चाहे आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, पॉलिटिक्स होती है, किस प्रकार से एमएलएस को अपनी तरफ खींचा जाता है, किस प्रकार से सरकार बनाई तोड़ी जाती है, उसके बारे में एक व्यू पॉइंट था। कोई बहुत ही कंसोलिडेटेड और कह लो कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पॉइंट नहीं था, बट ठीक है, ठीक ठाक चीज़ हमको जानने को मिली। फिर यूएस चाइना के बीच की राइवलरी की बात हो रही है। अभी रिसेंटली शांग्री-ला डायलॉग हो रहा था। ओके, अभी शांग्री-ला डायलॉग पे जो स्टेट ऑफ डिफेंस थे, यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड जे ऑस्टिन, इन्होंने बोल दिया कि भाई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो चाइना अपनी पोजीशन को हार्डन कर रहा है, भाई ये बिल्कुल सही नहीं है। उससे पहले न्यू दिल्ली में आए थे जनरल चार्ल्स ए फ्लिन, कमांडर ऑफ द यूएस आर्मी पैसिफिक। इन्होंने बोला कि भाई ईस्टर्न लद्दाख में जो कुछ भी चाइना कर रहा है, दिस इज आई ओपनिंग, और हम इसके इंटेंशंस को क्वेश्चन करते हैं। बेसिकली यहाँ पे यूएसए दुनिया भर में चाइना जो भी मिलिट्री एक्टिविटीज कर रहा है उसके ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है और बता रहा है कि चाइना एक जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट कर रहा है जो कि दूसरे नेशंस की सोवरेनिटी के अगेंस्ट है। चाहे ईस्ट चाइना सी में फिशिंग की बात हो, चाहे साउथ चाइना सी में मैन मेड आइलैंड्स के ऊपर वेपन्स डिप्लॉय करने की बात हो,
चाहे इंडिया के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इंक्रोचमेंट करने की बात हो, हर चीज को यहां पे यूएसए क्रिटिसाइज कर रहा है। और इसीलिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इंडो पैसिफिक पॉलिसी के अंदर जिन कंट्रीज के अगेंस्ट भी चाइना का एग्रेशन हो रहा है उनके साथ मिलकर एक एंटी चाइना फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसको चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री बोल रही है एडिंग फ्यूल टू फायर। 15 जून 2022 विल बी द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ वायलेंट गलवान वैली क्लैश। मतलब कल 2 साल हो जाएंगे उस वायलेंट गलवान वैली क्लैश के, जो कि हुआ था जहां पे हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। इन चाइनीज ने धोखे से बैक आप कह लो स्टैबिंग करते हुए हमारे ऊपर अटैक कर दिया था, हमारे जवानों के ऊपर अटैक कर दिया था। उसके बाद भी आप देखिए हमारे जवानों के पास बंदूकें थी, लेकिन उन्होंने बंदूकें चलाई नहीं, क्योंकि एक पैक्ट था इंडिया चाइना के बीच में बंदूकें नहीं चलानी है। लेकिन ये जो चाइनीज थे ये अपने आप को तैयार करके आए थे, खतरनाक वेपन्स लेके आए थे और उन्होंने इंडियन सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर दिया था। तो अब शांग्री-ला डायलॉग में देखिए कोई बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेटिव तो इंडिया की तरफ से आया नहीं। चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी स्टेटमेंट में क्या बोला कि भाई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो भी बवाल चल रहा है ये इंडिया की वजह से चल रहा है, हमने यहाँ पे किसी को भी इंस्टिगेट नहीं किया। तो चाइना तो पूरा इल्जाम इंडिया के ऊपर डाल रहा है, उनका तो सिंपल अप्रोच है इंडिया के ऊपर इल्जाम डालो। तो कन्फ्रंट्रेशन इंडिया चाइना के बीच में यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। तो इन रीजनल जियोपॉलिटिकल इश्यूज को पॉइंट आउट करते हुए ऐसा बताया जा रहा है कि यूएस एक एंटी चाइना फ्रंट तैयार कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि अब यूएस को बहुत चिंता है कि हाँ भाई इंडिया के एलएसी में अटैक हो रहा है तो इंडिया को बचाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूएस यहाँ पे जो कुछ भी कर रहा है अपने मतलब से कर रहा है, इसलिए वो ग्रुपिंग्स ही तैयार कर रहा है ताकि यूएस हेजोमोनी और खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में जो यूएस की इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती जाए। और वहीं पे चाइना यूएस को पुशबैक कर रहा है, क्वाड कोएशन नाटो बोल रहा है, इस प्रकार की बहस अक्सर कर चलती रहती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।